तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस बच्चे को लेकर मेरे सामने खड़ी हो। बताओ मुझे, ये किसका बच्चा है? उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों थी और उसका चेहरा लाल हो रहा था। ये मेरा गुरूर है, मेरा ही नाम है और ऊपर वाले का वो तोहफा है जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और उसके सर पर प्यार करते हुए उसे जवाब दिया। वो आदमी जिसने मुझे बांझ कहकर घर से बाहर निकाल दिया था, आज वो मेरे सामने मेरी चौखट पर बेबसी की हालत में खड़ा था। दौलत, इज्जत और औलाद, आज सब कुछ मेरे पास था। मेरा नाम रिधि है। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और वो मुझे और माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। पिताजी के देहांत के बाद माँ मुझे अपने भाई के घर लेकर चली गई थी, लेकिन वहाँ मेरी मामी ने हमें चैन से जीने नहीं दिया और मेरे मामा ने मेरी माँ की दूसरी शादी कर दी और वो मुझे अकेला इस घर में छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद मामी ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया। वो मुझे ताने देती थी और उनका सब काम करती थी। तुम पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने का बहुत शौक है तुम्हें। उन्होंने किचन के गेट पर खड़े होकर मुझसे कहा। उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए नफरत होती थी। मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, अभी बर्तन धो रही हूँ। मैंने धीरे से डरते हुए कहा, कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम मेरे ऊपर। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये सब काम करना ही पड़ेगा, वरना चली जाओ अपनी उस माँ के पास जो तुम्हें मेरे पल्ले बांध कर चली गई है। उन्होंने चीखते हुए कहा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैं वहीं खड़े होकर आंसू बहाने लगी। मेरे मामा ने बाहर दूसरे शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर ली थी और वो अपने पूरे परिवार के साथ कुछ ही दिन बाद शिफ्ट होने वाले थे। मैं खुश थी। मुझे लग रहा था कि शायद वहां जाकर मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर उनसे कहा कि देखो बहन, हम बाहर जा रहे हैं और अब हम इस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकते। ये सुनकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अपने पति से बात करो और इसको अपने साथ अपने घर ले जाओ। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए मेरी माँ से गुस्से में कहा, भाई, तुम तो जानते हो मेरा पति इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने रोते हुए बेबसी से कहा, तो मैं क्या करूं? क्या इसको सड़क पर छोड़ दूं? मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा। तुम्हारी बेटी है, इसे तुम ही संभालो और देखो इसका क्या करना है। मामा ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, मैं अपने पति से एक बार बात करके देखूंगी। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, लेकिन ऐसे इस तरह से इसे निकालने की बात मत कीजिए। उन्होंने अपने घर जाकर अपने पति से बात की तो उसने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि वो लड़की रिधि इस घर में आई तो मैं तुम्हें भी डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर मेरी माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मामा के इस व्यवहार की वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई थी और उन्होंने मुझसे अपनी जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। ये मनहूस लड़की है, ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसकी शादी करो और इसे हमेशा के लिए भेज दो। मामी ने रात के वक्त मामा से कहा, लेकिन इससे शादी कौन करेगा और इसके लिए मैं रिश्ता कहाँ से लाऊं? इसके पास न माँ है, न बाप है और न दान दहेज देने के लिए पैसे। वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गए और कहने लगे, मैं रिश्ता कहाँ से लाऊं? मामी ने जब मामा पर दबाव डाला, तब से ही मेरी जिंदगी जैसे किसी और के हाथों में चली गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मामी बार बार यही कहती थी कि ये उनके एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका एक ही बेटा है और वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस एक सीधी सादी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और सबकी सेवा कर सके। उनकी बातों में एक अजीब सा जोर था, जैसे वो पहले से ही सब कुछ तय करके बैठी हों। मामा भी उनकी बातों में आ गए और उन्होंने बिना मुझसे कुछ पूछे ही रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी। उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे और मुझे एक कोने में बैठा दिया गया था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज़ हूँ जिसे दिखाया जा रहा है, परखा जा रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं बार बार सोच रही थी कि कोई तो मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस एक हफ्ते के अंदर ही सब कुछ तय हो गया और मेरी शादी कर दी गई। जिस लड़के से मेरी शादी हुई उसका नाम विजय था। शादी के दिन मैंने लाल जोड़ा पहना था। सब लोग खुश थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उन्हें छुपा लिया था, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि लड़कियों को सब सहना पड़ता है। शादी के बाद जब मैं उस घर में आई तो सब कुछ नया था। नया घर, नए लोग, नई जिंदगी। शुरू के कुछ दिन ठीक रहे,
सास थोड़ा सख्त थी, लेकिन मैं ये सोचकर चुप रहती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं सुबह से रात तक काम करती थी, घर का हर छोटा बड़ा काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं दिल से सब कुछ करूंगी तो शायद एक दिन सब मुझे अपना लेंगे, लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरी सास का असली रूप सामने आने लगा था। वो मुझे हर बात पर ताने देने लगी थी, छोटी छोटी बातों पर डांटती थी और बार बार एक ही बात कहती थी कि उन्हें घर का वारिस चाहिए। वो कहती थी कि उनका नाम आगे बढ़ाने वाला कोई होना चाहिए और ये जिम्मेदारी अब मेरी है। वो देर रात तक मेरे कमरे में आ जाती थी और मुझे बातें सुनाती रहती थी। उनकी बातें मेरे दिल को चुभती थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने विजय से भी कहना शुरू कर दिया था कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, पता करो कि क्या दिक्कत है। एक दिन विजय अचानक जल्दी घर आ गया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा कि तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर गई थी, लेकिन चुपचाप उसके साथ चली गई। डॉक्टर के क्लिनिक में बैठते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुझे देखा, कुछ टेस्ट किए और हमें बाहर बैठने को कहा। उस दिन इंतजार के पल मेरे लिए बहुत भारी थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। थोड़ी देर के बाद जब रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर का चेहरा बदल गया। उसने विजय की तरफ देखा और कहा कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही जैसे मेरे कानों में आवाज आना बंद हो गई। मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मेरे दिल में जैसे किसी ने जोर से चोट मारी हो। विजय का चेहरा भी उतर गया था। उसने डॉक्टर से कहा कि एक बार फिर से चेक कीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि रिपोर्ट सही है और इसमें कोई गलती नहीं है। हम दोनों वहां से बाहर आ गए। पूरे रास्ते सन्नाटा था। विजय ने एक शब्द भी नहीं कहा और घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। मेरी सास ये सुनते ही गुस्से से भर गई। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी गलती हूँ। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि मैं इस मनहूस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी। उन्होंने मुझे धक्का देकर दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने विजय के पैरों को पकड़ लिया था और उससे कह रही थी कि मुझे मत निकालो, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं सब सह लूंगी, बस मुझे इस घर में रहने की जगह दे दो। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने मेरा हाथ झटक दिया और मुझे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और कहा कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उसी वक्त मेरी सास ने मेरे हाथों से वो सोने की चूड़ियां भी उतार ली जो उन्होंने मुझे शादी के समय पहनाई थी। उन्होंने कहा कि ये मनहूस लड़की खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाएगी। मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और अगले ही पल दरवाज़ा मेरे सामने बंद कर दिया गया। मैं सड़क पर बाहर खड़ी थी, अकेली। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न कपड़े, न कोई सहारा। मैं धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बस चलती जा रही थी, बिना किसी दिशा के। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कुछ देर के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरे पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और अब भूख मुझे अंदर से तोड़ रही थी। तभी मेरी नज़र एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। वहां से खाने की खुशबू आ रही थी। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके अंदर गई और एक कोने में बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल घबराया हुआ था। मैंने धीरे से ढाबे वाले से कहा कि मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है। मैं उस ढाबे पर चुपचाप बैठ गई थी। पेट में इतनी जोर से भूख लग रही थी कि जैसे अंदर से कुछ जल रहा हो, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेरे पास ना कोई अच्छा खाना खरीदने के पैसे थे और ना ही कोई सहारा था। इसलिए मैंने वहीं सबसे सस्ता खाना मंगवा लिया। ढाबा भी बहुत साधारण सा था। टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी टेबल और चारों तरफ हल्की सी गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग यहाँ आना ही पसंद नहीं करते होंगे। तभी एक पतली सी साधारण कपड़े पहने हुई लड़की मेरे पास आई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसने बहुत ही धीरे से मुझसे पूछा, दीदी क्या चाहिए आपको, क्या ऑर्डर है आपका। उसकी आवाज़ में अपनापन था, लेकिन झिझक भी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की सी आवाज़ में कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तुम सबसे सस्ता जो भी है वही ले आओ। उसने बिना कुछ बोले सर हिला दिया और अंदर चली गई। मैं वहीं बैठी चारों तरफ देख रही थी। ढाबे पर बहुत कम लोग थे। कुछ लोग चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे
और कुछ ऐसे ही उठकर जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वही लड़की मेरे लिए खाना लेकर आई। उसने प्लेट मेरे सामने रखी और वो धीरे से बोली कि दीदी, ये लीजिए आपका खाना। मैंने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मेरा नाम जिया है। उसका नाम सुनकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। मैंने प्लेट की तरफ देखा और एक निवाला तोड़ा। जैसे ही मैंने उसे मुंह में डाला, मुझे बहुत अजीब सा स्वाद लगा। वो बिल्कुल बेस्वाद था। न उसमें नमक था, न कोई खुशबू और ना ही कोई स्वाद। लेकिन मेरी भूख इतनी ज्यादा थी कि मैं मजबूर थी। फिर भी मैं दूसरा निवाला नहीं खा पाई। मेरा हाथ वहीं रुक गया और मैं बस प्लेट को देखती रह गई। तभी जिया फिर से मेरे पास आई और बोली, दीदी क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही? उसकी आवाज में चिंता थी, जैसे उसे सच में फिक्र हो। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और सच बता दिया कि ये तो बहुत खराब है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और ये गले से नीचे नहीं उतर रहा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, दीदी मुझे पता है मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे ठीक से नहीं बनता। उसका भाई सुबह से शाम तक मेहनत करता, बाजार जाता है, सब्जी लाता है, सामान लाता है और मैं यहाँ खाना बनाकर बेचती हूँ। लेकिन मुझे अभी सीखना है, इसलिए हमारे ढाबे पर लोग कम आते हैं। जो भी आते हैं वो एक बार खाकर फिर से नहीं आते, इसलिए हमारा काम भी नहीं चलता। कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है और एक प्लेट भी नहीं बिकती। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे अंदर से पिघल गया, क्योंकि उसकी आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी, बस एक सच्चाई थी और एक मजबूरी थी। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके कपड़े साफ थे लेकिन बहुत पुराने थे। उसके हाथों में मेहनत के निशान थे और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, जैसे हर हालात में खुद को संभाल रही हो। मैंने धीरे से कहा, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी लोग यहाँ क्यों नहीं आते? तो उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, दीदी यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। न ढाबा अच्छा दिखता है, न खाना अच्छा बनता है। लोग साफ सुथरी जगह और स्वाद वाला खाना चाहते हैं और हम अभी वो नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारा घाटा ही होता रहता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ढाबा बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसे बंद कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही हमारा सहारा है। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई। मेरे अंदर भी दर्द था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ। दुनिया में हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपनी परेशानी है। मैंने धीरे से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। फिर हिम्मत करके एक और निवाला खाने की कोशिश की। वो फिर भी उतना ही बेस्वाद था, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका नहीं, क्योंकि मुझे भूख भी थी और अब जिया की मेहनत भी दिख रही थी। वो मेरे सामने खड़ी मुझे देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि मैं खाना छोड़ न दूं। मैंने धीरे धीरे पूरा खाना खत्म किया और जब मैंने प्लेट नीचे रखी तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैंने उससे कहा कि जिया, तुम बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम थोड़ा अच्छा खाना बनाना सीख लो तो तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चल सकता है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोली, दीदी मैं सच में सीखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। वो लड़की कुछ देर तक चुपचाप मेरे सामने खड़ी रही, जैसे अपने अंदर छुपे सारे दर्द को शब्दों में बदलने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर और खालीपन भी था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि दीदी, हम दो ही भाई बहन और ये ढाबा पहले हमारे मम्मी पापा चलाते थे। वो दोनों दिन रात मेहनत करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, बाजार जाते थे, सामान लाते थे और फिर यहाँ खड़े होकर खुद खाना बनाते थे। लोग दूर दूर से उनके हाथ का खाना खाने के लिए आते थे। इस ढाबे में पहले बहुत रौनक होती थी, हंसी रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले सब कुछ बदल गया। उसने इतना कहा और उसकी आवाज़ भर आई। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं पाए। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, दीदी कुछ दिन पहले ही मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और उनके जाने के बाद जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। हमारे पास अब कोई नहीं है, न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा, बस हम दोनों ही रह गए हैं, मैं और मेरा भाई। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे बोली, हमने सोचा है कि ढाबा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है और यही हमारा सहारा भी है। लेकिन मुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं है जो मम्मी के हाथ में था। इसीलिए जो भी ग्राहक आता है वो एक बार खाकर चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। कई बार तो पूरा दिन गुजर जाता है और एक प्लेट भी नहीं बिकती और हमें बहुत घाटा हो जाता है।
उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया था, क्योंकि उसके दर्द में सच्चाई थी और मजबूरी भी थी। वो आगे बोली, दीदी, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, लेकिन फिर मम्मी पापा याद आ जाते हैं और लगता है कि हमें ये ढाबा बचाना ही होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू फिर गिरने लगे, लेकिन इस बार उसने जल्दी से खुद को संभाला और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप भी बहुत परेशान लग रही हैं दीदी, आप बताइए आपको क्या हुआ। उसकी एक बात में इतना अपनापन था कि मैं चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से अपनी कहानी उसे बतानी शुरू की। मैंने कहा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके घर की इज्जत नहीं बढ़ा सकती, इसलिए मुझे उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं रोते हुए बोले जा रही थी और वो चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरे पास अब इस दुनिया में कोई नहीं है, न कोई अपना, न कोई सहारा, न मेरे पास पैसे हैं, न कपड़े, और न ही कोई जगह जहां मैं जा सकूं। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ कह दिया। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रही। फिर बहुत ही प्यार से बोली, दीदी, आप परेशान मत होइए। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रह सकती हैं, आराम कर सकती हैं। जब आप ठीक महसूस करें तब तक यहीं रुक जाइए। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैंने तुरंत सर हिलाकर कहा कि नहीं बहन, मुझे आराम नहीं करना और न ही मैं किसी पर बोझ बनना चाहती हूँ। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं जीना चाहती। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं खुद खड़ी होना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मेरे लिए इज्जत साफ दिखाई देने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, जिया, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसने तुरंत कहा कि बताइए दीदी। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ ढाबे पर खाना बना सकती हूँ। तुम एक बार मेरे हाथ का खाना चख कर देखो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं यही काम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे एक उम्मीद मिल गई हो। उसने खुशी से कहा कि सच दीदी, आप खाना बनाएंगी? मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। उसके चेहरे पर पहली बार इतनी बड़ी मुस्कान आई थी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चूल्हे के पास ले गई। मैंने सबसे पहले वहां रखी दाल को देखा, फिर सब्जियां उठाई और उन्हें धोकर काटना शुरू किया। जैसे जैसे मैं काम कर रही थी, मेरे अंदर एक नई ताकत आ रही थी। मैंने कढ़ाई में तेल डाला और उसे गर्म होने दिया। मैंने तड़का लगाया तो एक तेज खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। जिया मुझे हैरानी से देख रही थी, जैसे उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा हो। मैंने दाल में नमक डाला, मिर्च डाली और उसे अच्छे से पकाया। फिर जल्दी से सलाद भी बना दी। प्लेट में दाल और रोटी रखकर मैंने उसे दिया और कहा, पहले तुम चखो। उसने थोड़ा सा दाल का निवाला लिया और जैसे ही उसने चखा, उसका चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से बोली, दीदी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में बहुत ही अच्छा बना है। उसकी ये खुशी देखकर मेरे दिल में भी सुकून आ गया। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि देखो जिया, खाना बनाना मुश्किल नहीं होता, बस उसे दिल से बनाना पड़ता है। जब तक तुम दिल से नहीं बनाओगी तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। मेरी ये बात सुनकर उसने सर हिलाया और उसकी आंखों में अब डर की जगह उम्मीद नजर आ रही थी। और उसी पल मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो एक नई शुरुआत हो रही है, जहां मैं किसी के काम आ सकती हूँ और खुद भी फिर से खड़ी हो सकती हूँ। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक ढाबे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और एक लड़का अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो और ज्यादा भड़क गया। वो सीधा जिया के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, ये कौन है और ये हमारे किचन में क्या कर रही है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन जिया ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की और बोली, भाई, ये रिद्धि दीदी हैं और इन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम एक बार चक्कर तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बिना ही साफ मना कर दिया और गुस्से में बोला, मैं किसी अनजान के हाथ का खाना नहीं खाता और जो भी है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना ठीक नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को ठेस लगी, लेकिन उस वक्त मैंने हिम्मत जुटाई और उसके सामने खड़ी होकर शांत आवाज में कहा, तुम एक बार खाना चक्कर तो देखो। अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी इस बात में भरोसा था और शायद वही भरोसा उसे थोड़ा रुकने पर मजबूर कर गया। उसने आधे मन से ढंग से प्लेट उठाई और एक छोटा सा निवाला लिया, लेकिन जैसे ही उसने खाना मुंह में डाला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके गुस्से की जगह अब हैरानी आ गई थी। उसने जल्दी से दूसरा निवाला लिया और इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उसने मेरी तरफ देखा और बोला, ये खाना सच में बहुत अच्छा है, क्या ये तुमने बनाया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, ये खाना मैंने ही बनाया है। वो बोला, ये तो किसी बड़े होटल जैसा लग रहा है। लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा कि देखो, अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे। हम खुद ही मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम तुम्हें कुछ दे सकें। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत शांति से कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे यहाँ रहने की जगह दे दो और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी बात सुनकर दोनों कुछ देर चुप रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर जिया के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। वो खुश होकर बोली, दीदी सच में आप हमारे साथ रहेंगी? आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मुझे फिर से कहीं अपनापन मिल गया हो। उस दिन के बाद अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई। सूरज की हल्की रोशनी ढाबे में आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने चारों तरफ नजर डाली तो ढाबे की हालत ठीक नहीं थी। मेज कुर्सियां गंदी थी, बर्तन इधर उधर पड़े थे और चूल्हा भी साफ नहीं था। मैंने सोचा, अगर हमें इस जगह को बदलना है तो सबसे पहले सफाई करनी होगी। मैंने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। बर्तन धोए, मेज कुर्सियां साफ की, फर्श धोया और चूल्हा ठीक किया। तभी जिया उठकर बाहर आई और मुझे काम करते हुए देखकर हैरान हो गई। वो जल्दी से मेरे पास आई और बोली, दीदी आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आप मुझे भी जगा देती, मैं भी आपके साथ काम करती। मैंने मुस्कुराकर कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम सब एक परिवार जैसे हैं और मुझे ये सब करने की आदत है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें बहुत काम करना है। वो खुशी से काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद राहुल भी आया। उसने ढाबे की बदली हालत देखी तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी जरूर दिख रही थी। अब ग्राहकों के आने का समय था। मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने दाल बनाई, आलू की सब्जी बनाई, छोले बनाए और रोटियां सेकने लगी। थोड़ी ही देर में ढाबे के बाहर से लोग रुकने लगे। कुछ लोग आपस में कह रहे थे कि आज इस ढाबे से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है, पहले तो यहाँ रुकने का मन भी नहीं करता था। राहुल ने उन्हें अंदर बुलाया और अच्छे से बैठाया। मैंने गर्मा गर्म खाना उनके सामने रखा। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बार बार कहने लगे कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने आराम से खाना खाया और पैसे रखकर चले गए। धीरे धीरे लोग आने लगे और देखते ही देखते ढाबा भर गया। जिया और राहुल दोनों बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर वो खुशी साफ दिख रही थी, जो शायद उन्होंने बहुत समय के बाद महसूस की थी। राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज पहली बार लगा कि हमारा ढाबा फिर से चल सकता है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, ये हम सब की मेहनत है। अगर हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो ये ढाबा ज़रूर आगे बढ़ेगा। उस दिन हम तीनों ने मिलकर बहुत ही काम किया और जब रात को ढाबा बंद हुआ तो हम बहुत थके हुए थे, लेकिन दिल से बहुत खुश थे, क्योंकि अब हमें लगने लगा था कि ज़िंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही है और शायद यही हमारी नई शुरुआत थी, जहाँ दर्द के साथ साथ उम्मीद भी थी। सब लोग बहुत खुश थे और उस दिन का माहौल ही कुछ अलग था, जैसे किसी छोटे से ढाबे में अचानक से खुशी आकर बस गई हो। हर किसी के चेहरे पर सुकून था और पेट भरकर खाना खाने के बाद जो संतोष मिलता है वो साफ दिख रहा था। जिया मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान थी। वो बार बार मेरे हाथ को दबाते हुए कहने लगी, दीदी आज तो आपने कमाल कर दिया, सच में आपके हाथों में जादू है। ऐसा खाना मैंने बहुत कम खाया है और आज हमारी जितनी कमाई हुई है उतनी तो पूरे महीने में भी नहीं होती। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा हो कि इतना सब एक दिन में हो सकता है। राहुल भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी खुशी साफ दिख रही थी। वो धीरे से हमारे पास आया और बोला, दीदी आज सच में बहुत लोग आए थे, मैं तो गिन भी नहीं पाया और सब लोग बस एक ही बात कह रहे थे कि खाना बहुत अच्छा है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ढाबा सच में चल पड़ेगा। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी और शायद कई दिनों के बाद उसने ऐसा महसूस किया था कि अब सब ठीक हो सकता है। उनकी बातें सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराई और मैंने दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा कि देखो, मेरा शुक्रिया मत करो और ये मत कहो कि मेरे हाथों में जादू है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक कला है जो हर कोई सीख सकता है। बस दिल से काम करना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम तीनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और तुम दोनों चिंता मत करो, आज जितने भी लोग आए हैं
उससे ज़्यादा लोग कल आएंगे। बस हमें ऐसे ही मेहनत करते रहना है। मेरी बात सुनकर दोनों ने सर हिलाया और उनके चेहरे पर और भी ज़्यादा हौसला आ गया। फिर मैंने कहा कि चलो अब सब लोग खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत काम किया है। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस वक्त वो साधारण सा खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें मेहनत और खुशी दोनों मिली हुई थी। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए वहीं पास में लेट गए और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेरी आँख बहुत जल्दी खुल गई। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। मैंने उठते ही सबसे पहले चूल्हा जलाया और काम में लग गई। कुछ ही देर में राहुल भी उठ गया और बिना कुछ बोले बाजार जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि काम को समय पर करना ज़रूरी है। जिया भी उठकर बाहर आ गई और उसने जल्दी से आटा गूंथना शुरू कर दिया। मैं सब्जियां काटने लगी, दाल चढ़ा दी और धीरे धीरे पूरा ढाबा फिर से काम की आवाज़ों से भर गया। मैंने कढ़ाई में घी डाला, उसमें मसाले डाले और ज़ोर से चलाया, जिससे उसका धुआं उठकर दूर तक जाने लगा। वो खुशबू ऐसी थी कि जो भी पास से गुजरता वो एक बार रुककर ज़रूर देखता कि आखिर यहाँ बन क्या रहा है। फिर मैंने उस तड़के को दाल में डाल दिया और उसकी खुशबू और भी बढ़ गई। अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। राहुल जल्दी जल्दी लोगों को बैठाने लगा, लेकिन आज भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुर्सियां कम पड़ गई। कुछ लोग चारपाई पर बैठ गए, कुछ लोग खड़े खड़े ही इंतजार करने लगे, लेकिन किसी के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। सबके चेहरे पर बस एक यही चीज थी, और वो थी खाने की खुशी और उम्मीद। हम तीनों के अंदर भी एक अलग ही जोश आ गया था। हम बिना रुके लगातार काम कर रहे थे। रोटियां बन रही थी, सब्जी परोसी जा रही थी, दाल डाली जा रही थी और हर प्लेट के साथ हमारी मेहनत भी जा रही थी। तभी एक आदमी आया और बैठते ही बोला, क्या बात है भाई, कल भी आया था और आज फिर आ गया हूँ। तुम्हारे यहाँ तो अब बहुत अच्छा खाना मिलने लगा है। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में एक उम्मीद थी, जैसे उसे पता था कि उसे यहाँ अच्छा खाना मिलेगा। उसकी बात सुनकर हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब हमें भी यकीन होने लगा था कि हमारा ये छोटा सा ढाबा अब धीरे धीरे बदल रहा है और शायद यही हमारी मेहनत का पहला फल था। और उस वक्त मुझे अंदर से एक सुकून महसूस हो रहा था, जैसे जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही हो और मैं उसे अब सही तरीके से जीना चाहती थी। दोपहर तक आते आते हालत ये हो गई थी कि सारा खाना खत्म हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ग्राहकों का आना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। लोग लगातार आ रहे थे, कोई बैठ रहा था, कोई खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, कोई बार बार पूछ रहा था कि खाना कब मिलेगा। और हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। जिया मेरी तरफ घबराकर देखने लगी, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, दीदी, खाना तो खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? इतने लोग खड़े हैं, अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे शांत करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से राहुल को बुलाओ और उससे कहो कि वो तुरंत बाजार जाए और सब्जी लेकर आए। मैं तब तक दाल तैयार करती हूँ। जिया ने मेरी बात मानते हुए तुरंत राहुल को आवाज़ दी और उसे सब समझाया। राहुल बिना देर किए भागता हुआ बाजार की तरफ निकल गया और मैं तुरंत चूल्हे के पास खड़ी हो गई। मैंने फिर से दाल चढ़ाई, उसमें मसाले डाले और दिल से पकाने लगी। थोड़ी ही देर में मैंने उसमें तड़का लगाया और उसकी खुशबू फिर से पूरे ढाबे में फैल गई। जैसे ही खुशबू बाहर आई, लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद आ गई। राहुल भी जल्दी जल्दी सामान लेकर वापस आ गया और मैं फिर से काम में जुट गई। मैंने सब्जियां काटी और तेजी से पकाने लगी। उस वक्त मेरे माथे से पसीना लगातार बह रहा था। चूल्हे की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरा चेहरा जल रहा था, हाथ भी गर्म हो रहे थे। लेकिन उस वक्त मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, न थकान की न दर्द की। मुझे बस काम करना था, मेहनत करनी थी और खुद को साबित करना था। हम तीनों लगातार काम करते रहे और हर ग्राहक को खुश करने की पूरी कोशिश करते रहे। जो भी खाना खाकर जाता वो मुस्कुराता हुआ जाता और तारीफ ज़रूर करता। कोई कहता कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, कोई कहता कि ऐसा खाना कहीं नहीं मिला, और ये सब सुनकर हमें और हिम्मत मिलती थी। उसी बीच मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया। वो दिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर आज वो लोग मुझे यहाँ देख लेते, मुझे इस तरह मेहनत करते और अपने पैरों पर खड़ा होते देखते, तो शायद वो हैरान रह जाते। लेकिन मैंने तुरंत अपने मन को समझाया कि अब ये वक्त पीछे देखने का नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ने का है।
अब मुझे मेहनत करनी है, कुछ बनकर दिखाना है। ऊपर वाले ने मुझे जो हुनर दिया है खाना बनाने का, उसे मैं यूं ही बेकार जाने नहीं दूंगी। यही मेरी ताकत है, यही मेरा सहारा है और मैं इसे ही पकड़कर आगे बढ़ूंगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और हम तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। अब ढाबे पर रोज ही भीड़ लगने लगी थी। आसपास के लोग तो आने ही लगे थे, लेकिन अब दूर दूर से भी लोग आने लगे थे, सिर्फ हमारे खाने के लिए। एक हफ्ते के अंदर ही हमारा छोटा सा ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया और ये सब देखकर हमारे दिल में एक अलग ही खुशी थी। एक दिन दोपहर का समय था और हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। लोग लगातार आ जा रहे थे और हम तीनों बिना रुके काम कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी हमारे ढाबे पर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो सीधे हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये ढाबा तुरंत बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और शांत लेकिन मजबूत आवाज में उससे कहा कि आप कौन होते हैं हमारा ढाबा बंद कराने वाले? हम मेहनत से काम कर रहे हैं और ये ढाबा हम काफी दिनों से चला रहे हैं। आपको अगर यहाँ से परेशानी है तो आप खुद यहाँ से चले जाइए। मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने मुझे घूरते हुए कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा सकता हूँ। तभी राहुल भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा कि दीदी ठीक कह रही हैं। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम गरीब लोग हैं, लेकिन मेहनत से काम करते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। राहुल की आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि हिम्मत थी और उसे मेरे साथ खड़ा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस आदमी ने हमें घूरा और गुस्से से कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, लेकिन हम जानते थे कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके जाने के बाद हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फिर से अपने काम में लग गए, क्योंकि अब हमें पता था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो ऐसे डर से हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। ऐसे ही मेहनत करते करते कब एक महीना निकल गया, हमें खुद भी पता नहीं चला, लेकिन उसे एक महीने ने हमारी जिंदगी बदल दी थी। पहले जहाँ ढाबे पर दिन भर में गिने चुने लोग आते थे, वहीं अब सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग खुश होकर जाते थे और बार बार वापस आते थे। उस रात हम तीनों काम खत्म करके एक साथ बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दिन भर की थकान के बाद वो छोटा सा आराम हमें बहुत सुकून दे रहा था। हम बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ वो पल जी रहे थे जो शायद हम तीनों ने बहुत समय के बाद महसूस किया था। जिया मेरे पास आकर बैठ गई और उसने धीरे से अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में अपनापन। वो धीरे से बोली, दीदी अब सब ठीक है। आपकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप नहीं आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम तो शायद ये ढाबा भी नहीं चला पाते। उसकी आवाज़ भर आई थी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोली, दीदी आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। मैं उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराई और बोली, पागल लड़की, मैं कहाँ जाऊंगी? अब मेरा अपना है ही कौन? तुम दोनों ही तो मेरा परिवार हो। तुम दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। राहुल सामने बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी सम्मान और अपनापन साफ दिख रहा था। वो हमेशा मुझे बहुत इज्जत देता था और मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। तभी वो थोड़ा आगे सरक कर बैठा और बोला, दीदी मुझे लगता है अब हमें अपने इस ढाबे को थोड़ा और ठीक करना चाहिए। जैसे यहाँ मेज़ और कुर्सियाँ लगा लेते हैं ताकि लोगों को आराम से बैठने की जगह मिल सके। ये चारपाइयाँ अब ठीक नहीं लगती और अगर हम आसपास की दीवार थोड़ी ऊंची करवा दें और बाहर का गेट भी ठीक करवा ले और एक अच्छा सा बोर्ड लगवा दे तो लोग दूर से ही पहचान लेंगे कि ये हमारा ढाबा है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि वो सही कह रहा है। मैंने तुरंत एक कागज़ उठाया और खर्चा लिखना शुरू किया। मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ये सब काम आराम से करवा सकते हैं। ये सोचकर दिल को बहुत खुशी हुई कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज वो करने की हालत में आ गए। तभी राहुल ने फिर कहा कि दीदी हम आपके लिए एक बड़ा चूल्हा भी ले आएंगे। आप पूरा दिन इस छोटे से चूल्हे के सामने खड़ी रहती हैं, आपको बहुत परेशानी होती है और मैं नहीं चाहता कि आपको अब कोई तकलीफ हो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। वो आगे बोला, दीदी आपकी वजह से ही आज हम दोनों यहाँ पर हैं। आपने हमें संभाला है, हमें रास्ता दिखाया और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं हूँ आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा।
उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि मुझे अब एक परिवार मिल गया जो मुझे समझता है, मेरी इज्जत करता है और मुझसे सच्चा अपनापन रखता है। राहुल हमेशा मेरी हर बात मानता था, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे ज़रूर पूछता था और जिया भी हर काम दिल से करती थी। हम तीनों ने मिलकर ढाबे में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वहाँ मेज़ और कुर्सियाँ आ गईं, दीवारें ठीक हो गईं, बाहर एक अच्छा सा बोर्ड लग गया और देखते ही देखते हमारा छोटा सा ढाबा अब एक साफ सुथरा और अच्छा सा होटल लगने लगा था। लोग और ज्यादा आने लगे थे और अब तो दूर दूर से लोग सिर्फ हमारे खाने के लिए आते थे। वक्त के साथ हमने और मेहनत की और धीरे धीरे उस होटल को एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब हमारे यहाँ काम करने के लिए वेटर भी थे और किचन में कुछ लोग भी रख लिए गए थे जो मेरे साथ मिलकर खाना बनाते थे। लेकिन मैं आज भी खुद हर चीज़ पर ध्यान देती थी, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये मेरी पहचान बन चुका था। राहुल अब पूरा हिसाब किताब और बाहर का काम संभालता था और जिया वेटर्स का ध्यान रखती थी और कौन कैसे काम कर रहा है, किसे क्या करना है, ये सब वो बहुत अच्छे से संभालती थी। हम तीनों ने मिलकर जो शुरू किया था वो अब एक बड़ी चीज़ बन चुका था और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम आज भी वैसे ही जुड़े हुए थे जैसे उस दिन जब हमने पहली बार साथ मिलकर चूल्हा जलाया था। मैं रेस्टोरेंट के केबिन में बैठी हुई थी। उस दिन मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैं किचन में नहीं गई थी और थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। बाहर से लोगों की आवाज़ें आ रही थी, प्लेटों की खनखनाहट थी और काम की भागदौड़ चल रही थी। लेकिन मैं उस सब से थोड़ी दूर शांत बैठी थी और अनजाने में ही मेरे दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं सड़क पर भटक रही थी। मेरे पास न घर था, न पैसे थे, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना ही कोई अपना था। मैं इधर उधर ठोकरें खाती फिर रही थी। हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद था और हर चेहरा मेरे लिए अजनबी था। उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और फिर अचानक मुझे ये ढाबा मिला और उसी ढाबे ने मुझे एक नया रास्ता दे दिया। मुझे जिया और राहुल मिले जिन्होंने मुझे अपना लिया और मुझे एक नया परिवार दे दिया। मैं यही सब सोच रही थी और मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और जिया की आवाज़ आई, दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ जिया आओ। वो अंदर आई। उसके चेहरे पर वही अपनापन था, वही प्यार था जो हमेशा रहता था। वो आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पानी का एक घूंट पिया और उससे पूछा, बताओ क्या हुआ, सब ठीक चल रहा है ना बाहर? उसने सर हिलाकर कहा कि हाँ दीदी सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ और अगर आप मेरी बात मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में हल्की सी घबराहट थी और उसकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने प्यार से कहा कि हाँ जिया बताओ क्या बात है, तुम जानती हो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। वो थोड़ी देर चुप रही, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा कि दीदी मैं चाहती हूँ कि आप राहुल से शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। मुझे जैसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। मेरे अंदर एक झिझक सी आ गई। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा कि जिया ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं राहुल से कैसे शादी कर सकती हूँ? वो भी तुरंत खड़ी हो गई और मेरे पास आकर बोली, दीदी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप राहुल से शादी कर लेंगी तो आप कभी हमसे दूर नहीं जाएंगी। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हम आपको कभी खोना नहीं चाहते। आप हमारे लिए बहुत खास हैं। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। मैंने कहा, जिया तुम सब कुछ जानती हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरा पहले से एक रिश्ता टूट चुका है, मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और राहुल मुझसे छोटा भी है, फिर भी तुम ये बात कह रही हो? उसने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ दीदी मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने हमेशा सही किया। आप बहुत अच्छी हैं और आज जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो सिर्फ आपकी वजह से है। हम आपको दिल से मानते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। मैंने थोड़ा कड़वा सा मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं राहुल को वो खुशियाँ ना दे सकूँ जो एक पत्नी देती है, अगर मैं उसे माँ बनने की खुशी ना दे सकूँ, तो जिया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी हमने भूख और गरीबी देखी है, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। औलाद होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इंसान का साथ और उसका प्यार बहुत ज़रूरी होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल आपको कभी दुख नहीं देगा। वो आपकी बहुत इज्जत करता है और हमेशा आपका साथ देगा। उसकी बातें सुनकर
मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा था। मैं चुप हो गई और कुछ देर तक सोचती रही। फिर मैंने धीरे से कहा, जिया, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा कि दीदी, आप आराम से सोचिए, और अगर आपको लगता है कि राहुल को कोई एतराज़ होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। वो आपकी बहुत इज्जत करता है और आपको खुश रखना चाहता है। आप जितना समय लेना चाहे ले सकती हैं। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में सोचती रही। मैंने देखा कि जहाँ पहले मेरे पास कुछ नहीं था, वहीं आज मेरे पास एक परिवार था जो मुझे समझता था, मुझे चाहता था और मेरी इज्जत करता था। मैंने अपने दिल से पूछा और फिर आखिरकार मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में मेरी और राहुल की शादी हो गई। वो शादी बहुत सादी थी, लेकिन उसमें सच्चा प्यार और अपनापन था। हम दोनों एक ही घर में साथ रहने लगे और सच कहूँ तो उसने कभी भी मुझे वो दुख नहीं दिए जो मैंने पहले देखे थे। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरा हर तरह से ख्याल रखता था, मेरी हर बात समझता था और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। जिया मुझे भाभी कहकर बुलाती थी और उसकी आंखों में मेरे लिए हमेशा खुशी होती थी। हम तीनों फिर से एक परिवार की तरह साथ रहने लगे और इस बार मेरी जिंदगी में सुकून था, सम्मान था और सच्ची खुशी थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अब पूरा 1 साल हो गया था मेरी शादी को। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी में एक और बड़ी खुशी ला दी। उस दिन सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे उल्टियां हो रही थी और कमजोरी महसूस हो रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन राहुल मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे देखा और कुछ टेस्ट करवाए। हम दोनों बाहर बैठकर रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी क्योंकि पुराने जख्म अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर जिंदा थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मुझे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो पहले कहा था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने शांत होकर कहा कि कभी कभी रिपोर्ट गलत भी हो जाती है और कभी कभी ऊपर वाला चमत्कार कर देता है और आपको इस खुशी के लिए उसका शुक्रिया करना चाहिए। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। जब मैंने ये बात राहुल को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगा लिया और बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगा। कुछ महीनों बाद मेरे घर एक बेटे का जन्म हुआ। वो बहुत ही प्यारा था और उसके आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हम तीनों हर वक्त उसके आसपास ही रहते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैं अपने केबिन में बैठी थी, मेरा बेटा गोद में सो रहा था और मैं काम देख रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर विजय आ गया। उसे देखकर मैं एक पल के लिए रुक गई, लेकिन इस बार मैं डरने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में पूछा कि ये बच्चा किसका है? तुम तो बांझ थी। मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा कि ये मेरा बेटा है और तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। उसने फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कहा कि कमी मेरे अंदर नहीं, तुम्हारी सोच में थी और आज भी वही सोच तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसे अब तक औलाद की खुशी नहीं मिली थी। मैंने उसे वहां से जाने को कह दिया और वो बेइज्जत होकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी, एक नया परिवार दिया। आज राहुल, जिया और मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है और मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने ये सीख लिया है कि किसी इंसान को उसकी कमी के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।